हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। दोस्तों मैं शुभम पांडे और जनिता क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों अभी तक हमने स्ट्रक्चर ऑफ एटम के 3 वीडियो देख चुके हैं, जहां पर हमने 40 से 45 क्वेश्चंस को देखा है और यहां पर हम देख रहे हैं पूरे 33 सालों के क्वेश्चंस। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को दबा लेना अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो दोस्तों वीडियो को आखिरी तक जरूर देखना, यूट्यूब चैनल पर ही देखना और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर जरूर करना, क्योंकि हम आपके लिए पूरे 33 सालों के क्वेश्चंस प्रोवाइड करेंगे और आपको ये भी बताएंगे कि कौन से क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड हो सकते हैं। उसके लिए हम आखिरी वीडियो आखिरी टाइम में बनाएंगे पूरे 30 दिनों के लिए, जहाँ पर आपको क्या होगा कि आप फार्मूला देखेंगे, कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं, कौन सा फार्मूला बहुत बार पूछा गया है, और यहाँ पर हम देखेंगे पूरे 33 सालों के क्वेश्चंस। दोस्तों चलो शुरू करते हैं। अगर आपने हमारा पहला, दूसरा और तीसरा वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन में आपको मिल जाएगा या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाके देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। हमने मोल कॉन्सेप्ट कंप्लीट करा रखा है, आप मोल कॉन्सेप्ट के भी क्वेश्चंस देख सकते हैं और फिजिक्स भी स्टार्ट है, जहां पर आपको यूनिट्स एंड मेजरमेंट कंप्लीट होने वाला है और आपका केमिकल बॉन्डिंग बहुत जल्द आने वाला है और पीरियोडिक इन प्रॉपर्टीज कंप्लीट होने वाली है। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं। तो आपको कमेंट करके ज़रूर बताना है कि आपका प्रिपरेशन कैसा चल रहा है और आप नीट 33 ईयर के क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हो या नहीं। और हम सेपरेट वीडियो आपको इस पर भी बनाएंगे कि हर साल कैसे क्वेश्चंस रहें पूरे, जैसे कि 2020 के पेपर को हम डिस्कस करेंगे, 2019 के पेपर को भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि इन ए बोर मॉडल ऑफ एन एटम when an electron jumps from n equal to 1 to n equal to 3 how much energy will be emitted or absorbed। दोस्तों बोर मॉडल ऑफ एन एटम है, जहां पर क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है n इक्वल टू 1 से n इक्वल टू 3 में। हमको पता ही होगा कि n इक्वल टू 1 से अगर n इक्वल टू 3 में जा रहा है तो हमें एनर्जी देनी पड़ेगी, इमिट नहीं करेगी, एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, तभी वो n इक्वल टू 1 से n इक्वल टू 3 पर जा पाएगा। ओके दोस्तों, तो चलो शुरू करते हैं कि कितना एनर्जी वो एब्जॉर्ब किया होगा। ओके दोस्तों, तो देखते हैं। हमारा जो हम जानते हैं कि जब E इक्वल टू ग्राउंड स्टेट में होता है तो होता है 2.18 इंटू 10 के पावर माइनस 18 जूल। कितना होता है? 2.18 इंटू 10 के पावर माइनस 18 जूल होता है। और हमारा जो आंसर दे रखा है अर्ग में दे रखा है, तो अगर हम अर्ग में बदलना चाहेंगे तो इंटू 10 के पावर 7 कर देंगे तो ये अर्ग में बदल जाएगा। जूल से अगर हमें अर्ग में बदलना है तो 10 के पावर 7 से मल्टीप्लाई करना होगा। सो हमें कितना मिल जाएगा? 2.18 इंटू 10 के पावर माइनस 11 अर्ग। ओके दोस्तों, ये ग्राउंड स्टेट की एनर्जी है जब n इक्वल टू 1 होगा, हमने बोला इसे E1। उसके बाद हम बोलते हैं E2 जब वो n इक्वल टू 3 पे जाएगा तो 2.18 इंटू 10 के पावर माइनस 11 अर्ग डिवाइडेड बाई 3 का स्क्वायर। ओके, क्योंकि हम जानते हैं जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर होता है, तो यहाँ तो जेड कांस्टेंट है जो कि 1 है। तो दोस्तों यहाँ से हमको क्या मिलने वाला है कि 2.18 इंटू 10 के पावर माइनस 11 डिवाइडेड बाई 9। ओके दोस्तों, अगर हम E2 माइनस E1 करते हैं तो हमें पता चल जाएगा कि कितनी एनर्जी, यहाँ माइनस होता है, ठीक है, कितनी एनर्जी हमें देनी पड़ी। तो चलो कैलकुलेट करते हैं। हम कहेंगे E2 माइनस E1, सो माइनस 2.18 इंटू 10 के पावर माइनस 11 बाई 9 माइनस 2.18 इंटू 10 के पावर माइनस 11। ओके दोस्तों, तो अप्रॉक्स में कितना आने वाला है? माइनस 2.18, ठीक है, इंटू 10 के पावर माइनस 11। अगर हम LCM लेंगे तो हमें पता है कि ये 9 टाइम्स से मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस 2.18 इंटू 10 के पावर माइनस 11 इंटू 9 हो जाएगा। और दोस्तों माइनस माइनस 2 बार होने की वजह से हम इसे प्लस ले लेंगे डिवाइडेड बाई 9। तो दोस्तों 9 में से अगर 2.18 अगर हम एक बार घटा दे रहे हैं, ठीक है, 9 टाइम्स ये है तो हमें मिल जाएगा 8 टाइम्स 2.18 इंटू 10 के पावर माइनस 11। ओके, और डिवाइडेड बाई क्या मिलेगा? 9 मिलेगा। ओके दोस्तों, तो अगर हम इसको
मल्टीप्लाई करके करते हैं तो हमको मिलता है 8 8 जा 64, 6 कैरी, फिर 8 और 6 14, 1 कैरी, 8 2 जा 61, ये हो जाएगा 17.44 डिवाइडेड बाई 9 इंटू 10 की पावर माइनस 11। तो दोस्तों जो ये प्रॉक्स में रिजल्ट आने वाला है ना, 9 1 जा बार जाएगा, ओके दोस्तों, और फिर 8 बचेगा तो 9 9 जा बार, तो 1.9, फिर बचेगा 3, ओके, क्योंकि 34 बचेगा तो 9 3 जा इंटू 10 की पावर माइनस 11 अर्ग। दोस्तों यहाँ पर है ऑप्शन, अगर डी की बात करें, अगर हम यहाँ डेसिमल को एक प्लेस आगे ले जाएं तो ये हो जाएगा 0.193 इंटू 10 की पावर, ये जो हमारा पावर है ये घट जाएगा, एक घट जाएगा तो ये -10 हो जाएगा, ओके। तो 0.193 इंटू 10 की पावर -10 अर्ग आएगा। सो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। तो दोस्तों बड़ी ही आसानी से आप इसे कैलकुलेट कर पाए, लेकिन हाँ आपको ये पता होना चाहिए कि -2.18 इंटू 10 की पावर -18 जूल होता है, ठीक है, जब ग्राउंड स्टेट में होता है इलेक्ट्रॉन। और अगर हमें उसे अर्ग में बदलना है तो 10 की पावर 7 से हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो चलो दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द अनसर्टेनिटी इन पोजिशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, ठीक है, मूविंग विथ ए वेलोसिटी ऑफ 3 इंटू 10 के पावर 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड एक्यूरेट अप टू 0.001% विल बी। तो दोस्तों आपने देखा कि बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी पे बहुत बार क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं, ठीक है, फार्मूला वही लगाना है, बार बार वही लगाना है, ठीक है। तो चलो दोस्तों हमको क्या पता करना है, पोजीशन पता करना है और वेलोसिटी दे रखा है। इस बार ये है कि हमको सीजीएस यूनिट में रखना है, ग्राम में रखना है मास को, और प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू भी अर्ग में रखनी है, अर्ग सेकेंड में, और जो वेलोसिटी है वो भी सेंटीमीटर पर सेकेंड में रखते हैं। तो चलो सारी वैल्यू हम उसी में रखते हैं। तो दोस्तों m डेल्टा v इंटू डेल्टा एक्स इक्वल टू आने वाला है h/4π। उससे पहले दोस्तों हम डेल्टा v कैलकुलेट कर लेते हैं। तो डेल्टा v जो आने वाला है वो था 3 इंटू 10 के पावर 4, और जो एक्यूरेसी था दोस्तों वो था 0.001%। तो परसेंट के लिए हमें डिवाइड करना पड़ेगा 100 से। तो दोस्तों ये कितना आ जाने वाला है, अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो आप ये देखो कि ये 100 है, ऊपर जाएगा तो 10 की पावर -2 हो जाएगा। सो ये हो जाने वाला है, और 10 की पावर -2 हो जाएगा, और ये 0.001 जो है ये 10 की पावर -3 है। 0.001 को हम लिख सकते हैं ना 10 की पावर -3, और ये 100 भी जब ऊपर जाएगा तो ये पावर 10 की पावर 2 नीचे है, ऊपर जाएगा तो माइनस ही होगा। सो ये हो जाएगा 10 की पावर -5, यहाँ पे है 10 की पावर 4, तो इसे हम लिख सकते हैं 3 इंटू 10 की पावर -1 या 0.3 लिख सकते हैं सेंटीमीटर पर सेकेंड। ओके दोस्तों, तो चलो देखते हैं। यहाँ पर हमें मास भी क्या कहते हैं, ग्राम में ही रखना है। तो 9.1 इंटू 10 की पावर -28 ग्राम, अगर केजी में रखते तो -31 होता, समझ ही रहे होगे। डेल्टा वी हमें रखना है 0.3, और डेल्टा एक्स हमें कैलकुलेट करना है। एच की वैल्यू रखना है 6.6 इंटू 10 की पावर -27 एंड अपान में 4 इंटू 3.14। ओके दोस्तों, सो डेल्टा एक्स इक्वल टू हमें क्या मिलेगा, बाकी सबको हम उस साइड करेंगे तो 6.6 इंटू 10 की पावर -27, सॉरी 10 की पावर -27। ओके, क्योंकि दोस्तों देखो अर्ग है, इस समय अर्ग में है, जब जूल में होता है तो 10 की पावर -34 होता है, ठीक है। अर्ग और जूल में 10 की पावर 7 का फर्क होता है। जब हम अर्ग में इसे बदले तो हमें 7 से मल्टीप्लाई किया 10 की पावर 7 से, इसीलिए -34 से -27 हो गया। तो डिवाइडेड बाई 4 इंटू 3.14 इंटू ये आने वाला है 9.1 इंटू 10 की पावर -28 एंड 0.3 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 10 की पावर -1। ओके, इतना कुछ आ गया। ओके दोस्तों, तो 10 की पावर -27 से 10 की पावर -28 कट गया, पावर में क्या बचा 10 की पावर -1। 10 की पावर -1 10 की पावर -1 हो जाएगा 10 की पावर -2, जो कि ऊपर जाने वाला है। ओके, और हम देखें तो 3 से हम काट सकते हैं 6.6 को 2.2 बार में, तो आ गया 2.2
इंटू 10 के पावर 2 ऊपर गया, तो दोस्तों नीचे क्या बचने वाला है 4 इंटू 3.14 इंटू 9। 9.1 को हम 9 लिख लेते हैं ताकि अप्रॉक्स आ जाए। 10 के पावर 2 है तो हम इसे लिख सकते हैं 220, और ये आप देखो 9 3 जा अगर मैं करूँ, ठीक है, थोड़ा सा वैल्यू कम आएगी, 9 3 जा या 9 4 जा हम कर लेते हैं, कितना आ जा रहा है 36, और 36 3 जा हो जाएगा 108, कितना हो जाएगा अप्रॉक्स में, ये 0.14 है, थोड़ी वैल्यू ज़्यादा ही आएगी। अगर हम इसको लेके जाएँ तो ये अप्रॉक्स 108 है, यहाँ 220 है, मतलब 2 टाइम्स जाएगा। कितनी बार जाएगा 2 टाइम्स। तो दोस्तों हमारा जो करेक्ट आंसर होगा 2 सेंटीमीटर होगा। यहाँ अप्रॉक्स रिजल्ट में है 5.76, 7.68, 1.93 एंड 3.84। ये बताइए 2 जो है वो अप्रॉक्स किसके पास होगा 1.93। जो 1.93 है अगर हम इसका अप्रॉक्स रिजल्ट लें तो कितने के बराबर होगा 2 सेंटीमीटर के ही बराबर होगा। और ऐसा इसलिए हुआ, यहाँ 2 इसलिए आया क्योंकि हमने ये 0.14 को कंसीडर नहीं किया और यहाँ पर 0.1 को कंसीडर नहीं किया। अगर इसको हम कंसीडर करते तो ये वैल्यू 108 की बजाय हो सकता है कि आता 120, ठीक है, 125, तब ये 2 बार ना जाके 1.93 बार जाता। तो चलो देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि द रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम इन द ग्राउंड स्टेट इज 0.53 एंगस्ट्रॉन। करें द रेडियस ऑफ लिथियम 2+ आयन इन ए सिमिलर स्टेट। दोस्तों हम सभी जानते हैं कि R इक्वल टू होता है R नॉट, इसके बाद क्या होता है n² और अपान में z। क्या होता है, जहाँ R नॉट होता है हाइड्रोजन के लिए होता है, n होता है नंबर ऑफ ऑर्बिट और z होता है एटॉमिक नंबर। ग्राउंड स्टेट में R नॉट की वैल्यू दे रखा है 0.53। हमें लिथियम के लिए निकालना है, n इक्वल टू 1 में निकालना है, तो 1 की ये तो 1 का स्क्वायर ही होगा, और z की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी, लिथियम के लिए निकालना है, सो 3 हो जाएगी। मतलब हमें पता करना है 0.53 डिवाइडेड बाई 3 कितना आने वाला है। अगर हम इसे कट करेंगे 1 बार जाएगा, डेसिमल लगाने के बाद 1 बार, फिर आएगा 23, तो 3 7 जा 21, फिर 3 6 जा, तो ये आने वाला है 0.176। ओके, तो 0.176 एंगस्ट्रॉन। तो करेक्ट आंसर होने वाला है दोस्तों ऑप्शन सी 0.17 एंगस्ट्रॉन। ओके दोस्तों, तो बड़ी ही आसानी से आप इसे कैलकुलेट कर सकते हो। हमें हाइड्रोजन के ग्राउंड स्टेट का पता था, ग्राउंड स्टेट मतलब होता है n इक्वल टू 1 पर, ठीक है। लिथियम का हमें बताना था ग्राउंड स्टेट में ही, तो वहाँ पर n की वैल्यू वहाँ पर भी 1 ही होगी, बस z की वैल्यू बदलेगी, एटॉमिक नंबर बदलेगा। तो चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर एन इलेक्ट्रॉन विल हैव द हाईएस्ट एनर्जी। हाईएस्ट एनर्जी हमें बताना है दोस्तों। हम सभी जानते हैं n+l रूल लगाना है, n+l की वैल्यू जिसकी ज़्यादा होगी उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी। सो यहाँ पर है फर्स्ट ऑप्शन में 3+2 तो 5 होगा, ऑप्शन बी में है 4+2 तो 6 होगा, ऑप्शन सी में है 4+1 तो फिर से 5 होगा, एंड ऑप्शन डी है 5+0 5 होगा। तो सो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी 4+2। ओके दोस्तों, फिर देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट आइसो इलेक्ट्रॉनिक विथ O2-। कौन आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं है O2- के। दोस्तों आइसो इलेक्ट्रॉनिक क्या होता है, जिनमें सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। अगर हम फर्स्ट ऑप्शन है थैलियम प्लस Tl+, दोस्तों Tl+, ठीक है, इसका एटॉमिक नंबर जो होता है वो 81 होता है। एक इलेक्ट्रॉन चला गया क्योंकि प्लस है, तो भी इसके पास 80 इलेक्ट्रॉन होंगे, और ये हमारा O2- का आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं हो सकता है, क्योंकि O2- में 8 इलेक्ट्रॉन होता है, 2 आ गया, ठीक है, 2- की वजह से, तो 10, ये 10 और 80 में तो बहुत ज़्यादा अंतर है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। हमसे पूछा गया था कि कौन सा इसमें से आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं है। बाकी ऑप्शंस को आप देखो, Na+ है दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि सोडियम का जो एटॉमिक नंबर होता है 11 होता है, एक इलेक्ट्रॉन चला गया तो ये बचा कितना 10। ऑप्शन सी की अगर हम बात करते हैं तो है N3-, दोस्तों हम सभी जानते हैं कि 7 इलेक्ट्रॉन होता है और 3 इलेक्ट्रॉन आ गया, तो 7 + 3 10 हो गया, ये भी आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। और ऑप्शन डी की बात करते हैं तो फ्लोरीन माइनस है, और फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 होता है, एक इलेक्ट्रॉन आया है माइनस की वजह से, सो 9 + 1 क्या हुआ 10। तो बाकी सब आइसो इलेक्ट्रॉनिक थे, यही आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं था, और यही हमारा आंसर होगा, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा गया है कौन सा आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं है। तो देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ
कैल्शियम एटम कैन बी रिटेन एज। कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों? कैल्शियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 20। कैल्शियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 20। तो यहाँ पर है आर्गन। दोस्तों हम सभी जानते हैं कि आर्गन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 18 होता है। तो 18 तक तो हमारा क्या हो जाता है? 3p6 हो जाता है। इसके बाद इलेक्ट्रॉन किस में जाता है? 4s2 में होता है, क्योंकि हम अगर आर्गन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे तो कहेंगे 1s2 2s2, ठीक है, 2p6 2p6, फिर कहेंगे 3s2 3p6। तो दोस्तों यहाँ तक 18 इलेक्ट्रॉन हो जाता है। फिर अगर कैल्शियम का लिखना होता है तो हम कहते हैं 4s2। तो हम कह सकते हैं कि आर्गन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन फिर 4s2। सो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। बाकी नियॉन 4p2, नियॉन 4s2 या क्रिप्टॉन 4p2 नहीं होने वाला है, क्योंकि नियॉन का एटॉमिक नंबर 10 होगा और क्रिप्टॉन क्या होगा? 18 36 हो जाएगा क्रिप्टॉन, तो वो ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द nth बोर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज। हमें एनर्जी बताना है nth बोर ऑर्बिट में। दोस्तों जो एनर्जी का फार्मूला होता है वो En इक्वल टू क्या होता है? En इक्वल टू होता है 13.6, ठीक है, -13.6, ठीक है। फिर क्या होता है? Z² बाई n स्क्वायर, Z² बाई n स्क्वायर। हाइड्रोजन एटम की अगर बात करेंगे तो Z इक्वल टू 1 हो जाएगा, सो हो जाएगा माइनस ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो -13.6 n स्क्वायर क्या हो जाएगा? n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी 13.6, ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट और डिवाइडेड बाई n स्क्वायर। ओके दोस्तों, देखते हैं फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इन ए गिवन एटम नो टू इलेक्ट्रॉन्स कैन हैव द सेम वैल्यू फॉर ऑल द 4 क्वांटम नंबर, दिस इज कॉल्ड। कह रहा है एक गिवन एटम में 2 इलेक्ट्रॉन का चारों क्वांटम संख्या बराबर नहीं हो सकता है, ऐसा किसने दिया था? ये किसका रूल है? हुन्स का रूल है, अबाउ का रूल है, कि अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है, कि पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है? सच में है ये पाउली का एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, जिसमें उन्होंने कहा था कि किसी भी एटम में 2 इलेक्ट्रॉन का चारों क्वांटम संख्या बराबर नहीं हो सकती है। 3 क्वांटम संख्या बराबर हो सकती है जब वो एक ही ऑर्बिट में रहेंगे, लेकिन उनका चौथा क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर, एक का होगा +1/2 तो दूसरे का होगा -1/2। तो इसलिए करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। फिर हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फॉर एजिमुथल क्वांटम नंबर L इक्वल टू 3 द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी। दोस्तों L इक्वल टू 3 है, मतलब L इक्वल टू 3 हमारा F सब सेल को बताता है। किसको बताता है? F सब सेल। और दोस्तों हम सभी जानते हैं कि F सब सेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं? तो कहेंगे 2l+1 होते हैं, मतलब कि 2 × 3+1 मतलब कि 7 ऑर्बिटल। और एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें कितना भरा जा सकता है? 7 × 2 14, और आप जानते भी हो 4f14। ओके, तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, द ऑर्डर ऑफ फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिटल्स ऑफ एन एटम विल बी। क्या होगा ऑर्डर? ठीक है, एनर्जी के बढ़ते क्रम में हमें सब सेल्स को अरेंज करना है। तो ओके दोस्तों, यहाँ पर हम क्या करते हैं? अबाउ का प्रिंसिपल लगाते हैं, n+l रूल लगाते हैं। तो यहाँ पर है 3D के बाद 4s आए, ऐसा नहीं होने वाला है। 3D के बाद 4s, फिर 4s के बाद 4p, देन 4d, देन 5s। तो दोस्तों अगर हम 3D की बात करते हैं तो 3D में आप देख रहे हो कि n इक्वल टू है 3 और l इक्वल टू होता है 2, तो 3 + 2 ये हो जाएगा 5। और अगर 4s की बात करते हैं, यहाँ पे है n इक्वल टू 4 और l इक्वल टू 0, तो यहाँ पर n+l क्या होगा? 4 + 0 4। तो दोस्तों जो 4s होता है इसका एनर्जी कम होता है और 3D का एनर्जी ज़्यादा होता है। तो पहले हम 3D में इलेक्ट्रॉन नहीं भरेंगे, पहले हम 4s में भरेंगे। तो ऑप्शन फर्स्ट गलत है। ऑप्शन सेकंड बात कर रहा है 4s, सही बात है। 4s में हम पहले भरेंगे, फिर हम 3D में भरेंगे, फिर कह रहा है 4p, हाँ इसके बाद हम 4p में भरेंगे, फिर नेक्स्ट कह रहा है 5s,
ओके, और फिर कर रहा है 4d। तो बिल्कुल करेक्ट है दोस्तों। आप यहाँ पे n+l लगा सकते हो। यहाँ पर n+l की वैल्यू यहाँ पे आएगी 4, इसके लिए क्या आएगी 3 + 2 5। अगर इसके लिए हम कहेंगे तो 4 + 1 फिर से 5, अगर इसके लिए कहेंगे तो फिर से 5, और इसके लिए अगर कहेंगे तो 4 + 2 6। तो एनर्जी के बढ़ते क्रम में है। यहाँ पर क्या हो रहा है कि क्वांटम संख्या के हिसाब से हम कह रहे हैं, क्योंकि इसका 5, इसका भी 5, इसका भी 5, तो यहाँ पर n की वैल्यू यहाँ 3 है और यहाँ n = 4, तो इससे ज़्यादा इसकी एनर्जी होगी। फिर यहाँ n = 5 है तो इससे ज़्यादा इसकी एनर्जी होगी, और फिर यहाँ पे n+l = 6 है तो वो तो ज़्यादा होगा ही। लेकिन जब n+l की वैल्यू बराबर आ जाती है तब हम ये देखते हैं कि किनका क्वांटम संख्या बड़ा है। अब देखा जाए 3d से ज़्यादा क्वांटम संख्या 4p का बड़ा है, क्योंकि यहाँ पर क्वांटम नंबर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यहाँ पे n = 4 है, और यहाँ पे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n = 5 है, और जबकि यहाँ पे n = 3 ही था। तो इसलिए 3d से ज़्यादा 4p और 4p से ज़्यादा 5s। तो चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर था ऑप्शन बी था। तो दोस्तों अगर आपको क्वेश्चन को अच्छे से समझना है तो आप हमारा फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट और थर्ड पार्ट तीनों देख के ही इसको देखिएगा, क्योंकि फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस को हमने डिस्कस किया है, ठीक है। इसलिए इस वीडियो में हम बहुत कम समझाने की कोशिश कर रहे हैं, वहाँ पर हमने आपको अच्छे से समझाया, तो जाके ज़रूर देखें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ कॉपर, ठीक है। कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में दोस्तों एक्सेप्शंस होता है, चलो देख लेते हैं, ठीक है। कॉपर का जो एटॉमिक नंबर होता है ये होता है 29। सो दोस्तों 1s2, 2s2, 2p6, यहाँ इतना तक तो 10 हो गया। फिर कहते हैं 3s2, 3p, 3s2, 3p6, इसके बाद होता है क्या 4s1 होता है और 3d10 होता है। होना तो चाहिए था यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, लेकिन हम इलेक्ट्रॉन डी में डाल देते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि डी सेल पूरी तरह से फिल हो जाए, और जब डी सेल पूरी तरह से फिल हो जाता है तो स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। इसीलिए कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 3d10 होता है और 4s1 में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, ये 4s1 और 3d10। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। यहाँ पे फुल फील्ड ऑर्बिटल होने की वजह से ऐसी स्टेबिलिटी को ज़्यादा शो करता है, यहाँ पर रहने पर वो ज़्यादा स्टेबल होता है, ठीक है। 3d9 रहने पर वो ज़्यादा स्टेबल नहीं रह पाता है। तो चलो दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर दोस्तों है, द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन बी एकोमोडेटेड इन ऑल द ऑर्बिटल्स हैविंग प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 एंड एजिमुथल क्वांटम नंबर 1 आर। तो दोस्तों करें कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं ऐसे ऑर्बिटल में जिसकी n की वैल्यू प्रिंसिपल क्वांटम संख्या 2 हो और उनका एजिमुथल क्वांटम नंबर 1 हो, ठीक है। मतलब कि n = 2 हो और l = 1 हो। तो दोस्तों ऐसा होता है 2p, और हम सभी जानते हैं कि 2p में टोटल 3 ऑर्बिटल होते हैं, इसलिए 6 इलेक्ट्रॉन फिल किए जाते हैं। सो 2p6, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं जहाँ n = 2 हो और l = 1? 6 इलेक्ट्रॉन। सो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगर पूछता कि n = 2 है, l = 1, उसके एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, तब आंसर 2 होता, लेकिन कह रहा है उसके सारे ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, तब आंसर होगा 6। ओके दोस्तों, तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एन आयन हैज 18 इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल इट इज। तो दोस्तों करेक्ट आंसर होगा कॉपर प्लस। चलो देख लेते हैं ऐसा कैसे। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1 एंड 3d10। दोस्तों जैसे ही हम Cu था और Cu प्लस बनाएंगे तो आउटर ऑर्बिट था 4s में से इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, तब ये आउटर ऑर्बिट हमारा 3 वाला हो जाता है। और आप देखिए कि 3 में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2, 6, 2, 8, 10, 18। इसका आउटर है 3 और 3 में टोटल है 18 इलेक्ट्रॉन। बाकी ऑप्शंस में ऐसा नहीं होने वाला है। बाकी ऑप्शंस में है थोरियम, ठीक है, थोरियम 4+, थोरियम का एटॉमिक नंबर 90 होता है, ठीक है। वहाँ पर भी आउटर ऑर्बिट में 18 इलेक्ट्रॉन नहीं होने वाले हैं। फिर ऑप्शन सी है सीजियम प्लस, जिसका एटॉमिक नंबर 55 होता है, वहाँ पर भी इतना इलेक्ट्रॉन नहीं होने वाला है। और K+ पोटेशियम, यहाँ पर भी
18 इलेक्ट्रॉन नहीं होने वाले हैं। आप इनके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख सकते हैं। तो दोस्तों देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। करें विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डू नॉट फॉर्म अ पार्ट ऑफ बोर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम। करें कौन सा स्टेटमेंट बोर मॉडल का से बिलोंग नहीं करता है। एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिट्स आर क्वांटाइज्ड, सही बात है। एनर्जी जो ऑर्बिट में होता है वो क्वांटाइज्ड होता है बोर मॉडल में, बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी की बात कर रहा है द इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिट्स नियरेस्ट द न्यूक्लियस हैज लोवेस्ट एनर्जी, सही बात है। जितना ज़्यादा न्यूक्लियस के पास होता है उसकी एनर्जी उतनी ही कम होती है, क्योंकि वो माइनस में होती है, उतना ही ज़्यादा वो अट्रैक्टिव फोर्स से बंधा हुआ रहता है, तो ये भी सही है। करें इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व इन द डिफरेंट ऑर्बिट अराउंड द न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं अलग अलग ऑर्बिट में चक्कर लगा रहे होते हैं न्यूक्लियस का, ये भी सही है। ऑप्शन डी है द पोजीशन एंड वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिट्स कैन नॉट बी डिटरमाइंड साइमल्टेनियसली। करें एक साथ हम पोजीशन और वेलोसिटी को नहीं बता सकते हैं, ये बोर्स ने नहीं दिया था दोस्तों, ये हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, यही बोर ऑर्बिट के स्टेटमेंट से नहीं, बोर थियरी के स्टेटमेंट से बिलोंग नहीं करता है, बाकी तीनों स्टेटमेंट उनसे बिलोंग करते हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन N2+ इज। N2+ में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बताओ। दोस्तों हम सभी जानते हैं कि N होता है हमारा नाइट्रोजन, अगर 2+ हो जाता है तो 1s2 2s2 और 2p1 इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगा। लेकिन जब ये नाइट्रोजन रहता तब इसका कन्फिग्रेशन रहता 1s2 2s2 2p3। अब 2 इलेक्ट्रॉन दे दिया इसलिए 2p1 हो गया, तो कहूँगा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे तो केवल एक ही है, ठीक है। इसके p ऑर्बिटल में केवल एक ही इलेक्ट्रॉन है जो कि अनपेयर्ड है, बाकी तो पेयर्ड है। ये वाला भी पेयर्ड है और ये भी पेयर्ड है। सो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, ओके 1। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ए सब सेल इज गिवन बाय द एक्सप्रेशंस। करें मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो सकता है एक सब सेल में, किस एक्सप्रेशन के द्वारा हम दिखाते हैं। दोस्तों सब सेल को हम एल के द्वारा दिखाते हैं, तो किसी सब सेल में नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितना होता है 2l+1 होता है। कहूँगा कि उसमें इलेक्ट्रॉन कितना होता है, तो कहूँगा जितना नंबर ऑफ ऑर्बिटल होता है उसका 2 टाइम्स इलेक्ट्रॉन होता है। सो 2 × 2l+, तो 2 × 2l हो जाएगा 4l + 2 × 2 ये हो जाएगा 4l+2। तो किसी भी सब सेल में 4l+2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। चलो चेक कर लेते हैं। जैसे अगर मैंने बोला l = 1, तो l = 1 अगर हम इसमें डालते हैं तो 4 × 1 + 2 मतलब 6, सही बात है। l = 1 p के लिए होता है। अगर मैंने कहा l = 2 तो ये होता है d सब सेल के लिए। चलो हम डाल के देखते हैं 4 × 2 + 2 तो 4 × 2 = 8 + 2 10, तो सही बात है d में 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो कौन सा एक्सप्रेशन सही है, ऑप्शन बी 4l+2। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्पेक्ट्रम ऑफ हीलियम इज एक्सप्रेस टू बी सिमिलर टू दैट। करें हीलियम का जो स्पेक्ट्रम है किसके सिमिलर होगा। दोस्तों हीलियम में होता है 2 इलेक्ट्रॉन, तो सिमिलर वो किसी के होगा, उसी के होगा जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन हो। तो अगर हम ऑप्शन फर्स्ट देखें हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन के सिमिलर नहीं होने वाला है क्योंकि हाइड्रोजन में है 1 इलेक्ट्रॉन। लिथियम की अगर बात करें तो लिथियम में 3 इलेक्ट्रॉन, और ये अगर Li+ हो जा रहा है, लिथियम प्लस हो जा रहा है, तो उसमें से 1 इलेक्ट्रॉन निकल गया, 3 में से 1 इलेक्ट्रॉन निकल गया, 2 इलेक्ट्रॉन बचा, तब वो हीलियम जैसा ही व्यवहार दिखाएगा, हीलियम जैसा ही स्पेक्ट्रम शो करेगा। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी Li+। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों द नंबर ऑफ स्फेरिकल नोड इन 3p ऑर्बिटल इज। स्फेरिकल नोड का जो फार्मूला होता है दोस्तों ये होता है n-l-1। तो दोस्तों 3p के लिए n की वैल्यू है 3 और l की वैल्यू है 1, तो पुट कर देते हैं 3 - 1 - 1, तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 1। 3p के लिए जो स्फेरिकल नोड होगा वो होगा A 1, क्या होगा 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ r इज द रेडियस ऑफ द फर्स्ट ऑर्बिट द रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज गिवन बाई। तो फार्मूला दोस्तों होता है r = r0 n²/z, ठीक है। हाइड्रोजन के लिए z की वैल्यू 1 हो जाएगी, सो हो जाएगा r0 n²। तो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए r0 n², जहाँ पे n होता है नंबर ऑफ ऑर्बिट।
तो दोस्तों हमने यहाँ पर पूरे 64 क्वेश्चंस देखे हैं और पूरे 30 सालों के क्वेश्चंस हैं। 3 सालों के जो क्वेश्चंस हैं उनको हम बाद में डिस्कस कर लेंगे जब हम आपको ईयर वाइज पेपर सॉल्व कराएंगे कि 2020, फिर 2019, 2018। और तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और जहाँ पर हम देखेंगे केमिकल बॉन्डिंग, और हमारा फिजिक्स का भी क्रैश कोर्स स्टार्ट हो चुका है जहाँ पर हमने यूनिट्स एंड मेजरमेंट को देख लिया है, और अब हम देखेंगे मोशन इन स्ट्रेट लाइन। तो दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करो ताकि सबको पता चले कि जेनिता क्लासेस पर नीट क्रैश कोर्स स्टार्ट हो चुका है, और जहां पर आपको पूरे 33 सालों के क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी कराए जा रहे हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों।